साल 1887 मरी और राजा की तानाशाही को सह रही जनता राजा के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि राजा के विरोध में बोलने वालों के लिए केवल एक ही सजा होती थी, मौत। उसी समय रशिया के सिमर्स में व्लादिमीर इलिच लियानो नाम का एक लड़का बड़ा हो रहा था, जो अपने पिता की मौत के बाद अपनी जिंदगी को संवारने का प्रयास कर ही रहा था कि फिर से एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी जिंदगी में भूचाल ला दिया। उसके बड़े भाई को किंग के असैसिनेशन की प्लानिंग के जुर्म में सरेआम फांसी दे दी गई। इस घटना ने व्लादिमीर की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। हर क्षेत्र में टॉप करने वाला यह लड़का अब सिर्फ अपने बड़े भाई के अधूरे काम को अंजाम देना चाहता था। उन्होंने अब क्रांति का चोला ओढ़ लिया था। उन्हें समझ आ गया था कि क्रांति ही उनके देश को इस बुरे हाल से बाहर निकाल सकती है। इसके बाद उन्होंने खुद को क्रांतिकारी किताबों में डुबो लिया और लगातार कई सालों तक दुनिया के अलग अलग देशों में दिग्गज रेवोल्यूशनरी से मुलाकात कर क्रांति को आकार देते रहे। उनका सरकार और पुलिस की नज़र से बचने का तरीका भी बेहद खास था। वह जहां भी जाते थे अपने नए नाम और पहचान के साथ जाते थे। उन्होंने 150 से ज्यादा बार अपने नाम को बदला था और उन नामों में से ही एक नाम लेनिन था, जो उनकी पहचान बन गया। लेनिन पर सबसे ज्यादा प्रभाव कार्ल मार्क्स का था, जिनके आदर्शों ने उनके सीने की चिंगारी को ज्वाला बना दिया था। कई सालों तक इस आग को क्रांति का रूप देकर व्लादिमीर लेनिन ने न केवल तानाशाह राजा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, बल्कि अपनी सरकार टैब्लिक्स एसआर का जन्म भी हुआ। तो आइए जानते हैं व्लादिमीर लेनिन की जिंदगी की पूरी कहानी। आखिर उन्होंने कैसे 1917 में अक्टूबर रेवोल्यूशन के जरिए जार शासकों को खत्म कर रूस की सत्ता को अपने नियंत्रण में लिया और कैसे रूस यूएसएसआर बना। लेनिन, द फाउंडर ऑफ सोवियत यूनियन, ही पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफ्लेक्शन अपन मार्क्स एंड कम्युनिज्म में बखूबी जाने जाते हैं। हालांकि उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। उन्होंने अपनी राजनीतिक सक्रियता के चलते कई कठिनाइयां सही। व्लादिमीर इलिच लियानो का जन्म 22 अप्रैल 1870 को सिस्क शहर में एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनका बचपन का नाम वोलोदिया था, जिसका रूसी भाषा में अर्थ व्लादिमीर होता है। व्लादिमीर अपने 6 भाई बहनों में से तीसरे थे। उनके फादर इलिया निकोलाविच लियानो पेंजा इंस्टीट्यूट फॉर नोबिलिटी में प्रोफेसर थे और उनकी मदर मारिया अलेक्जेंड्रोवना ब्लांक एक समृद्ध परिवार से थी। उन्हें जर्मन, फ्रेंच और इंग्लिश के साथ साथ रूसी और वेस्टर्न लिटरेचर की भी काफी अच्छी जानकारी थी। वह पहले एक स्कूल में टीचर भी थी, लेकिन बच्चे होने के बाद उन्होंने अपना सारा ध्यान उनकी परवरिश पर लगा दिया। काफी पढ़े लिखे परिवार के माहौल का असर व्लादिमीर पर भी पड़ा। उनकी गिनती अपने समय के सबसे ब्रिलियंट बच्चों में की जाती थी। वह पढ़ने में तो होशियार थे ही, साथ ही वह एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी आगे थे। उनके पेरेंट्स व्लादिमीर समेत अपने सभी बच्चों को पढ़ाई, खेलकूद, आर्ट्स और म्यूजिक के लिए तो काफी सपोर्ट करते, लेकिन उन्हें राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने की सख्त हिदायत देते। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके माता पिता मोनार्किस्ट थे और खुद को पॉलिटिकल माहौल से हमेशा दूर रखते थे। लेकिन उनकी इस अप्रोच के बावजूद उनके बड़े बेटे अलेक्जेंडर क्रांति के रंग में रंग चुके थे। उन्होंने जार गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहे रेवोल्यूशन में खुद को शामिल कर लिया था। इस वजह से आए दिन उनके परिवार को कई उलझनों का सामना करना पड़ता था। इन सभी अड़चनों के बावजूद व्लादिमीर का बचपन अच्छे से पढ़ाई करते हुए खुशी खुशी गुजर रहा था। लेकिन अचानक से उनकी जिंदगी में उथल पुथल मच गई। जनवरी 1886 जार गवर्नमेंट के खिलाफ उनकी नफरत इस कदर बढ़ गई थी कि उन्होंने एंटी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बम स्क्वाड के साथ मिलकर जार किंग को मारने की योजना बना ली। लेकिन इससे पहले कि वे अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचा पाते, पुलिस को इसकी भनक लग गई। इस कारण उन्हें पकड़ लिया गया और फांसी की सजा सुना दी गई। इस सजा को हटवाने के लिए उनकी मां ने राजा से खूब गुजारिश की,
पर वह नहीं माने और सिर्फ 21 साल की उम्र में व्लादिमीर के भाई अलेक्जेंडर को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। पहले पिता की मौत और फिर भाई की फांसी से व्लादिमीर के दिल में दुख और गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा। भाई की फांसी ने उनको पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। वह अब एक बात तय कर चुके थे कि उन्हें अपने पिता की मोनार्क सोच को पूरी तरह से त्याग कर अपने भाई की रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी को अपनाना है। उनके अंदर का क्रांतिकारी अब जाग चुका था और उनका बढ़ता हर कदम उन्हें रेवोल्यूशन की राह पर ले जाने लगा। उन्होंने जब 1887 में एडमिशन लिया तो वह रेवोल्यूशनरी सोच वाले लोगों के साथ उठने बैठने लगे। वह जेमली चेस्टो से जुड़े जो लोगों पर हो रहे अत्याचार और गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहा था। व्लादिमीर ने इस ग्रुप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनके बोलने का तरीका इतना जबरदस्त था कि ग्रुप के लोग उनके मुरीद हो चुके थे। कुछ ही समय में उन्हें जेमली चेस्टो काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया। दिसंबर में जार रेजिमेंट के खिलाफ हो रहे डेमोन्स्ट्रेशन में उन्होंने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया, जिस वजह से वह सरकार की नज़रों में आने लगे। उन्हें जल्द ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद न केवल उन्हें यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया गया, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स ने भी उन्हें उनकी एंसर प्रॉपर्टी कोक्सकिनो एस्टेट से बाहर निकाल दिया। जब पुलिस ने उन्हें छोड़ा तो उन्हें कज़ान में रहने तक की भी इजाज़त नहीं थी। लेकिन इतनी मुश्किलें पैदा करने के बाद भी कोई व्लादिमीर के बढ़ते कदमों को नहीं रोक सका। उन्होंने अपने इरादों को पक्का करने और सही दिशा को जानने के लिए क्रांतिकारी लेखकों को पढ़ना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, जिनमें से एक निकोलाई चेरनीशेव्स्की का नोवेल व्हाट इज टू बी डन, टेल्स ऑफ न्यू पीपल था। यह एक क्रांतिकारी नोवेल था जिसने व्लादिमीर के मन पर गहरी छाप छोड़ी और उनका स्वभाव और भी क्रांतिकारी हो गया। उनकी मां की रिक्वेस्ट पर अथॉरिटीज ने उन्हें कज़ान वापस आने की परमिशन तो दे दी, पर उन्हें यूनिवर्सिटी में वापस नहीं लिया गया। उन्होंने कज़ान लौटकर निकोलाई फेडोरोव के रेवोल्यूशनरी सर्कल को ज्वाइन कर लिया, जो जार गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहा था। यहीं पर उन्होंने पहली बार कार्ल मार्क्स की बुक दास कैपिटल को पढ़ा, जिससे उन्हें कम्युनिज्म शब्द का असली मतलब पता चला। इस किताब को पढ़कर व्लादिमीर काफी प्रभावित हुए। इसमें मार्क्स ने सोसाइटी को दो मुख्य वर्गों में बांटा था और बताया था कि कैसे कैपिटलिस्ट यानी बिजनेस ओनर्स, फैक्ट्रीज, टूल्स और रॉ मटेरियल जैसे प्रोडक्शन के सारे साधनों के मालिक होते हैं। प्रोडक्शन से जो भी प्रॉफिट होता है वह उनका होता है। वहीं उन्होंने प्रोलितारियत यानी मजदूर वर्ग की स्थिति को भी बताया कि कैसे दिन रात मेहनत से वे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन उनके पास प्रोडक्शन के टूल्स और प्रोडक्ट्स पर कोई हक नहीं होता। उन्हें सिर्फ अपनी मेहनत के बदले एक मॉनेटरी वेज मिलता है, जो कि बहुत कम होता है। कार्ल मार्क्स के हिसाब से यह अरेंजमेंट अनफेयर था। उन्होंने इस सिस्टम के खिलाफ एक बिल्कुल नए सिस्टम का वर्णन किया, जिसमें सभी लोगों के बीच रिसोर्सेस को समान रूप से बांटने की बात करता था। इस नए सिस्टम को कम्युनिज्म कहा गया। कार्ल मार्क्स की इस किताब ने व्लादिमीर के अंदर काफी कुछ बदल दिया था। उन्हें समझ आ चुका था कि उन्हें किस रास्ते पर चलना है। वह मार्क्स से इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने जनवरी 1889 में खुद को मार्क्सिस्ट डिक्लेयर कर दिया। उनके इस बदलते स्वभाव से परेशान उनकी मां ने समारा ओब्लास्ट के अल्काफ का गांव में एक प्रॉपर्टी खरीदी, जहां उनके रहने के लिए घर और खेती करने के लिए जमीन का बंदोबस्त किया गया। 1889 में उनकी फैमिली समारा में आकर रहने लगी, लेकिन फार्मिंग का कोई भी विचार व्लादिमीर के मन में नहीं था। यहाँ भी वह अपने काम को जारी रखते हुए एलेक्सिस क्लेरेंस के सोशलिस्ट ग्रुप में शामिल हुए और उन्होंने कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स के पैम्फलेट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके जगह-जगह बांटा। इस दौरान उन्होंने रशियन रेवोल्यूशनरी फिलोसफर्स और मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट्स का अध्ययन किया, जिनके हिसाब से रशिया फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की ओर जा रहा था और देश को सोशलिज्म ही बचा सकता था, जहां हर किसी को इक्वल राइट्स मिल सके और किसी में भी ऊंच नीच का फर्क न हो।
अपने आप को रेवोल्यूशनरी एनवायरनमेंट में रखने के साथ साथ व्लादिमीर अपनी लॉ की डिग्री पाने में भी लगे हुए थे। 1890 में सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी ने व्लादिमीर को एक्सटर्नली एग्जाम देने की इजाज़त दे दी। यहाँ से अगले साल नवंबर 1891 में ही रहकर वहाँ एडवोकेट के रूप में काम करते रहे। वकालत करते रहने और रेवोल्यूशनरी लेखकों को पढ़ते रहने के साथ साथ वह पॉलिटिक्स से भी जुड़े रहे और यह प्लानिंग करने लगे कि रशिया को कम्युनिस्ट स्टेट कैसे बनाया जाए। इसी बीच उन्होंने किसानों की अर्थव्यवस्था को लेकर एक आर्टिकल लिखा, जिसे वह रशियन थॉट नामक न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाना चाहते थे। परंतु उनका वह लेख इतना क्रांतिकारी था कि पब्लिशर ने उसे छापने से मना कर दिया। अब तक ढेर सारी किताबों को पढ़कर उन्होंने उनसे काफी कुछ सीखा और खुद भी कई आर्टिकल्स लिखे, जिससे रशिया में क्रांति की नींव रखी जा रही थी। 1893 में वह सेंट पीटर्सबर्ग आ गए, जहां उन्होंने एक मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन सेल में बैरिस्टर असिस्टेंट के तौर पर काम शुरू किया। लेकिन उनकी काबिलियत और प्रभाव को देखते हुए उन्हें वहां सीनियर पोजीशन दे दी गई। 1 साल बाद जब वे अलग अलग जगहों पर मिलकर लोगों से संपर्क कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात नादिया क्रुप्सकाया से हुई, जो खुद मार्क्सिज्म को फॉलो कर रही थी। व्लादिमीर की नज़दीकियां क्रुप्सकाया से काफी बढ़ गईं, क्योंकि इस दौरान क्रुप्सकाया ने व्लादिमीर की खूब मदद की। सभी वर्कर्स और सोशल डेमोक्रेट्स को एक करने के लिए उन्होंने के सन इन लॉ पॉल लफक से भी मुलाकात की। इसके बाद लेनिन ने पेरिस कम्यून ऑफ 1871 पर रिसर्च की और इसे प्रोलेटेरियन गवर्नमेंट के एक प्रोटोटाइप के रूप में देखा। रशिया लौटने के बाद व्लादिमीर ने एल मार्तोव जैसे बाकी मार्क्सिस्ट के साथ मिलकर मार्क्सिस्ट ग्रुप्स को एक ऑर्गेनाइजेशन में यूनिफाई किया, जिसे यूनियन फॉर द स्ट्रगल फॉर द लिबरेशन ऑफ द वर्किंग क्लास कहा गया। यह यूनियन वर्कर्स की तरफ से लीफलेट्स और प्रोक्लेमेशंस जारी करती थी, वर्कर्स स्ट्राइक को सपोर्ट करती थी और वर्कर्स की एजुकेशन क्लासेस में इन्फिल्ट्रेट करके उन्हें मार्क्सिज्म के बेसिक प्रिंसिपल्स सिखाती थी। यह यूनियन बहुत कम समय में काफी कारगर साबित हो रही थी और इसी वजह से यह अथॉरिटीज की नज़रों से भी नहीं बच सकी। लगातार इन एक्टिविटीज के चलते दिसंबर 1895 में व्लादिमीर समेत यूनियन के 40 एक्टिविस्ट्स को अरेस्ट कर लिया गया। व्लादिमीर ज़ार सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा थे, इसलिए अरेस्ट करने के बाद उन पर कई चार्जेस लगाए गए। इनमें कई आरोप झूठे थे, जिन्हें उन्होंने एक्सेप्ट तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक क्रांतिकारी की तरह बेल लेने से भी इनकार कर दिया और जेल में ही रहकर अपना ज्यादातर समय पढ़ने और लिखने में बिताने लगे। यहाँ व्लादिमीर ने मार्क्सिज्म प्रोस्पेक्टिव का इस्तेमाल करते हुए जर्सिजायन साल के लिए साइबेरिया भेज दिया गया, जहां उन पर और उनके परिवार पर पुलिस की सख्त निगरानी रखी गई। इस कारण लेनिन का बाकी क्रांतिकारियों से मिलना जुलना मुश्किल हो गया। इसके कुछ महीने बाद 10 जुलाई 1898 को क्रुप्सकाया ने उनसे शादी कर ली और आगे चलकर उनकी सेक्रेटरी भी बनी। इसी दौरान व्लादिमीर ने द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया नाम की अपनी सबसे लंबी किताब लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह कैपिटलिज्म तेजी से किसान समुदाय को नष्ट कर रहा है। लेकिन उनकी इस किताब पर पब्लिक का रिएक्शन कुछ खास नहीं रहा, पर वह अपनी बात को किसान समुदाय समेत देश के जनवरी से जनवरी तक पहुंचाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने रशियन मार्क्सिस्ट मूवमेंट के एक नए स्तंभ के तौर पर इस्क्रा नाम से एक न्यूज़पेपर शुरू करने के लिए साल 1900 में साइबेरियन एग्जाइलिस, प्लेखानोव, जूलियस मार्तोव और 3 अन्य एडिटर्स के साथ मिलकर न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिया। उनका उद्देश्य स्कैटर्ड रशियन मार्क्सिस्ट ग्रुप्स, जो रशिया और वेस्टर्न यूरोप में फैले हुए थे, उनको यूनिफाई करके एक कोहेसिव सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाने का था। उन्होंने कई लीफलेट्स लिखे, जिनका मकसद वर्कर्स की ज़ार गवर्नमेंट के प्रति लॉयल्टी को तोड़ना था। लेनिन ने अपने लेख के जरिए उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि उनकी कठिन जिंदगी का सबसे बड़ा कारण ज़ारिज्म है, जिसमें कई प्रमुख यूरोपियन मार्क्सिस्ट शामिल थे।
उनके सपोर्ट से इस न्यूज़पेपर को रशिया में चोरी छिपे पहुंचाया जाने लगा। व्लादिमीर की सोच और उनका नजरिया चोरी छिपे घर घर तक पहुंच रहा था और अंदर ही अंदर लोगों का उनके लिए समर्थन बढ़ रहा था। यह उनका बात रखने का हुनर ही था कि इस्क्रा पिछले 5 दशकों का देश का सबसे सफल अंडरग्राउंड पब्लिकेशन बन गया। लेनिन 1901 में एक बार अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी वर्क के लिए कहीं गए हुए थे, जब उन्होंने पहली बार लेनिन नाम का इस्तेमाल किया। यह सरकार और पुलिस की नज़रों से बचने का उनका एक खास तरीका था। वह जहां भी जाते थे, अपने नए नाम और पहचान के साथ जाते थे। उन्होंने अपने जीवनकाल में 150 से ज्यादा बार अपने नाम को बदला था। उन नामों में से ही एक नाम लेनिन था, जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपना यह नाम साइबेरियन रिवर लीना से लिया था। 1902 में लेनिन ने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी (RSDLP) को ज्वाइन किया, जिसे कुछ समय पहले स्थापित किया गया था, लेकिन यह ज्यादातर अंडरग्राउंड ही ऑपरेट करती थी। मार्क्सिज्म की गहरी समझ और करिश्माई राजनीतिक क्षमताओं के चलते लेनिन जल्दी ही पार्टी में एक प्रमुख नेता बन गए। कुछ ही समय बाद उनकी पत्नी नादिया भी म्यूनिख में पार्टी ज्वाइन करके लेनिन की पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर काम संभालने लगीं। लेनिन ने एक पॉलिटिकल पैम्फलेट व्हाट इज टू बी डन लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्कर्स अपने आप क्रांति नहीं कर सकते। इसके लिए एक मजबूत इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है, जो रूस में तख्ता पलट करने और नई सरकार की रूपरेखा तैयार करने की योजना बनाए। इस मुद्दे पर लेनिन ने जुलाई 1903 में सेकंड RSDLP कॉन्फ्रेंस के समय पार्टी की लीडरशिप के साथ बहस की। मॉडरेट्स, जिनका नेतृत्व एल मार्टोव कर रहे थे, चाहते थे कि पार्टी सभी के लिए खुली रहे। वहीं लेनिन का मानना था कि केवल वही लोग पार्टी के मेंबर्स होने चाहिए जो इमीडिएट रेवोल्यूशन के लिए पूरी तरह कमिटेड हों। इस दौरान दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ चुका था कि RSDLP 2 भागों में बंट गई। अंडर रेगुलेट होने वाली बोल्शेविक बनी और दूसरी मर्तोव के अंडर चलने वाली मेशेविक बनी। इसके बाद दोनों ही गुटों में काफी मनमुटाव हो गए और दोनों एक दूसरे के लिए भला बुरा कहने लगे, जिसके चलते दोनों गुटों में लड़ाइयां होने लगीं। इस सब के चलते लेनिन ने इस्क्रा से रिजाइन कर दिया और मई 1904 में एक आर्टिकल 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैक लिखा, जो पार्टी के भीतर के विवादों को लेकर था। इस बंटवारे और गुटबाजी के बाद लेनिन अंदर से काफी टूट चुके थे। इससे उभरने के लिए उन्होंने कुछ दिन की छुट्टी ली और स्विट्जरलैंड चले गए। वहां से लौटने के बाद लेनिन ने आगे के कुछ वक्त में RSDLP की सेंट्रल कमेटी पर बोल्शेविक फैक्शन का काफी नियंत्रण कर लिया था। लेनिन ने इस दौरान वीपरवर्ड नाम से एक न्यूज़पेपर की शुरुआत भी की, जो उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना। तब तक उनकी मुलाकात रशियन यूक्रेन मार्क्सिस्ट लियोन ट्रॉट्स्की से भी हो चुकी थी, जिन्होंने आगे चलकर लेनिन का काफी साथ दिया। इस दौरान 1904 से ही रशिया और जापान के बीच कोरिया और मंचूरिया को लेकर लड़ाई होने लगी थी, जिसमें रशिया अपने सैनिकों के अलावा आम नागरिकों को भी सैनिक के तौर पर भेजने लगा था। यह लड़ाई बेहद भयानक थी, जिसमें दसियों हजार रशियनों की जानें गईं और हजारों घर बर्बाद हो गए। इसके लिए सरकार को जिम्मेदार मानते हुए 22 जनवरी 1905 को सेंट पीटर्सबर्ग में फादर जॉर्जी गापोन के नेतृत्व में हजारों लोग सरकार के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने अपने खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने के लिए वहां मौजूद सभी लोगों को गोलियों से भूनने का आदेश दे दिया। इसके चलते 200 लोग मारे गए और इतिहास के पन्नों पर यह दिन ब्लडी संडे के नाम से दर्ज हो गया। जहां इस घटना से सारा देश शोक में डूबा हुआ था, वहीं लेनिन का आक्रोश ज़ार सरकार के खिलाफ काफी बढ़ चुका था। राजा को गद्दी से उतारने के लिए वह खड़े हो गए और इस काम के लिए हथियारों का सहारा लेने लगे। उनके इस तरीके का सबसे ज्यादा समर्थन जोसेफ स्टालिन ने किया। इसके कुछ ही समय बाद
लेनिन ने एक नया पैम्फलेट लोगों के बीच इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उन्होंने ज़ार गवर्नमेंट से आज़ादी दिलाने के पूरे मैनिफेस्टो को डिस्क्राइब किया हुआ था। ब्लडी संडे की घटना के बाद ज़ार निकोलस सेकंड ने भी अपनी ओर से पूरे देश की जनता को लुभाने के लिए एक मैनिफेस्टो जारी किया और कुछ सख्त नियम हटा दिए। अपने अक्टूबर मैनिफेस्टो के तहत ज़ार निकोलस सेकंड ने एक रिप्रेजेंटेटिव असेंबली के तौर पर डूमा को भी स्थापित किया, जिसका किसी भी कानून को लागू करने के लिए अप्रूवल मैंडेटरी कर दिया गया। इस दौरान लेनिन भी अपनी पार्टी में मेंबर्स बढ़ाने के लिए कुछ सीक्रेट मीटिंग्स करने लगे। साथ ही उन्होंने पार्टी को इकोनॉमिकली मजबूत करने के लिए कुछ पावरफुल लोगों से मदद भी ली, लेकिन उतने भर से काम नहीं बन सका। इसके बाद वह एक स्टेप आगे गए और फंड्स की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने स्टालिन का सहारा लेते हुए कई बैंक्स लूटे। गवर्नमेंट जॉर्जिया में मौजूद द स्टेट बैंक से ढेर सारे हथियार और पैसे लूट लिए। मई 1908 में लेनिन ने लंदन में द ब्रिटिश म्यूजियम रीडिंग रूम का सहारा लिया और मैटेरियलिज्म एंड एम्पिरिकल क्रिटिसिज्म आर्टिकल के जरिए वर्कर सेक्शन को ज़ार गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काने के लिए इस्तेमाल किया। लेनिन की जिंदगी के आगे के कई साल भी उतार चढ़ाव भरे रहे। उन्होंने जगह जगह जाकर अपने काम को आगे बढ़ाया। RSDLP की मीटिंग्स में कभी उनके कुछ पॉइंट्स पर सभी की सहमति होती, तो कुछ मुद्दों पर पूरी पार्टी को मनाना लगभग नामुमकिन हो जाता था। इस दौरान उनका साथ देने वाले केवल 2 लोग, स्टालिन और त्रोत्स्की, थे। ऐसे ही कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ मिलकर उन्होंने 1912 में देश में बोल्शेविक पार्टी की मजबूत नींव रखी। साल 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई, तो लेनिन फिर से एग्जाइल पर चले गए और इस बार उन्होंने स्विट्जरलैंड में पनाह ली। लेकिन इस दौरान भी उन्होंने रेवोल्यूशन को लेकर कोई समझौता नहीं किया। सितंबर 1915 में उन्होंने जिमरवाल्ड कॉन्फ्रेंस और फिर अप्रैल 1916 में कियंथल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। इन कॉन्फ्रेंसेस में लेनिन ने सभी यूरोपियन सोशलिस्ट से अपील की कि वे इस इंपीरियल वॉर को एक पूरे कॉन्टिनेंट में फैलने वाले सिविल वॉर में बदलें, जिसमें प्रोलिटेरिएट यानी मजदूर वर्ग को बुर्जुआ और अरिस्टोक्रेसी के खिलाफ खड़ा किया जा सके। इस समय लेनिन अपने आंदोलन के सही स्तर पर थे और उनकी आवाज लाखों लोगों तक पहुंच भी रही थी। लोग उनसे सहमत भी हो रहे थे, लेकिन इसी बीच उन्हें तब बहुत बड़ा झटका लगा जब उनकी मां का देहांत हो गया। मां की मौत ने लेनिन को तोड़कर रख दिया और उन्हें गहरा सदमा लगा। वे धीरे धीरे डिप्रेशन के शिकार हो गए। डिप्रेशन के दौरान उन्हें यह तक लगने लगा था कि अब वे ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगे। उन्हें मौत से ज्यादा चिंता इस बात की थी कि अगर वे नहीं रहे तो जिस देश का सपना उन्होंने देखा था, उसे कौन और कैसे पूरा करेगा। इस विचार ने उन्हें फिर से काम में जुटने के लिए प्रेरित किया। उनका उद्देश्य स्कैटर्ड रशियन मार्क्सिस्ट ग्रुप्स, जो रशिया और वेस्टर्न यूरोप में फैले हुए थे, उनको यूनिफाई करके एक कोहेसिव सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाने का था। उन्होंने कई लीफलेट्स लिखे, जिनका मकसद वर्कर्स की ज़ार गवर्नमेंट के प्रति लॉयल्टी को तोड़ना था। लेनिन ने अपने लेख के जरिए उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि उनकी कठिन जिंदगी का सबसे बड़ा कारण ज़ार शासन है, जिसमें कई प्रमुख यूरोपीय मार्क्सिस्ट शामिल थे। उनके समर्थन से इस न्यूज़पेपर को रशिया में चोरी छिपे पहुंचाया जाने लगा। व्लादिमीर की सोच और उनका नजरिया चोरी छिपे घर घर तक पहुंच रहा था और अंदर ही अंदर लोगों का उनके लिए समर्थन बढ़ रहा था। यह उनका बात रखने का हुनर ही था कि इस्क्रा पिछले 5 दशकों का देश का सबसे सफल अंडरग्राउंड पब्लिकेशन बन गया। 1901 में एक बार अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी वर्क के लिए कहीं गए हुए थे, जब उन्होंने पहली बार लेनिन नाम का इस्तेमाल किया। सरकार और पुलिस की नज़र से बचने का उनका एक खास तरीका था कि वह जहां भी जाते थे, अपने नए नाम और पहचान के साथ जाते थे। उन्होंने अपने जीवनकाल में 150 से ज्यादा बार अपने नाम को बदला था। उन्हीं नामों में से एक लेनिन था, जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गया।
ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने यह नाम साइबेरियन रिवर लीना से लिया था। 1902 में लेनिन ने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी (RSDLP) को ज्वाइन किया, जिसे 1898 में स्थापित किया गया था, लेकिन यह ज्यादातर अंडरग्राउंड ही ऑपरेट करती थी। मार्क्सिज्म की गहरी समझ और करिश्माई राजनीतिक कौशल के चलते लेनिन जल्दी ही पार्टी में एक प्रमुख नेता बन गए। कुछ ही समय बाद उनकी पत्नी नादिया भी म्यूनिख में पार्टी ज्वाइन करके लेनिन की पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर काम संभालने लगीं। लेनिन ने एक पॉलिटिकल पैम्फलेट व्हाट इज टू बी डन लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्कर्स अपने आप क्रांति नहीं कर सकते। इसके लिए एक मजबूत इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है जो रूस में तख्ता पलट करने और नई सरकार की रूपरेखा तैयार करने की योजना बनाए। इस मुद्दे पर लेनिन ने जुलाई 1903 में सेकंड RSDLP कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी की लीडरशिप के साथ बहस की। मॉडरेट्स, जिनका नेतृत्व एल मार्टोव कर रहे थे, चाहते थे कि पार्टी सभी के लिए खुली रहे। वहीं लेनिन का मानना था कि केवल वे लोग ही पार्टी के मेंबर्स होने चाहिए जो तुरंत क्रांति के लिए पूरी तरह से कमिटेड हों। इस दौरान दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि RSDLP दो भागों में बंट गई। पहली, लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक, दूसरी, मार्टोव के नेतृत्व में मेशेविक। इसके बाद दोनों ही गुटों में काफी मतभेद हो गए और वे एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने लगे, जिससे आपसी झड़पें भी होने लगीं। इस पूरे घटनाक्रम के चलते लेनिन ने इस्क्रा से इस्तीफा दे दिया और मई 1904 में वन स्टेप फॉरवर्ड, टू स्टेप्स बैक नामक एक आर्टिकल लिखा, जो पार्टी के भीतर के विवादों पर केंद्रित से उनका उद्देश्य स्कैटर्ड रशियन मार्क्सिस्ट ग्रुप्स, जो रशिया और वेस्टर्न यूरोप में फैले हुए थे, उनको यूनिफाई करके एक कोहेसिव सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाने का था। उन्होंने कई लीफलेट्स लिखे, जिनका मकसद वर्कर्स की जार गवर्नमेंट के प्रति लॉयल्टी को तोड़ना था। लेनिन ने अपने लेख के जरिए उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि उनकी कठिन जिंदगी का सबसे बड़ा कारण जार शासन ही था। ज्यूरिख में कई प्रमुख यूरोपियन मार्क्सिस्ट शामिल थे, जिनके समर्थन से इस न्यूज़पेपर को रशिया में चोरी छिपे पहुंचाया जाने लगा। व्लादिमीर की सोच और उनका नजरिया चोरी छिपे घर घर तक पहुंच रहा था और अंदर ही अंदर लोगों का उनके लिए समर्थन बढ़ रहा था। यह उनका बात रखने का हुनर ही था कि इस्क्रा पिछले 5 दशकों में देश का सबसे सफल अंडरग्राउंड पब्लिकेशन बन गया। 1901 में जब लेनिन एक बार अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी वर्क के लिए कहीं गए हुए थे, तब उन्होंने पहली बार लेनिन नाम का इस्तेमाल किया। सरकार और पुलिस की नज़र से बचने के लिए वह जहां भी जाते थे, अपने नए नाम और पहचान के साथ जाते थे। उन्होंने अपने जीवनकाल में 150 से ज्यादा बार अपने नाम को बदला था। उन्हीं नामों में से एक लेनिन था, जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने यह नाम साइबेरियन नदी लीना से लिया था। 1902 में लेनिन ने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी (RSDLP) को ज्वाइन किया, जिसे 1898 में स्थापित किया गया था। हालांकि यह ज्यादातर अंडरग्राउंड में ही ऑपरेट करती थी। मार्क्सिज्म की गहरी समझ और करिश्माई पॉलिटिकल स्किल्स के चलते लेनिन जल्दी ही पार्टी में एक प्रमुख नेता बन गए। कुछ ही समय बाद उनकी पत्नी नादिया भी म्यूनिख में पार्टी ज्वाइन करके लेनिन की पर्सनल सेक्रेटरी बन गईं। लेनिन ने एक पॉलिटिकल पैम्फलेट व्हाट इज टू बी डन लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्कर्स अपने आप क्रांति नहीं कर सकते। इसके लिए एक मजबूत इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है जो रूस में तख्ता पलट करने और नई सरकार की रूपरेखा तैयार करने की योजना बनाए। इस मुद्दे पर लेनिन ने जुलाई 1903 में सेकंड RSDLP कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी की लीडरशिप से बहस की। मॉडरेट्स, जिनका नेतृत्व जूलियस मार्टोव कर रहे थे, चाहते थे कि पार्टी सभी के लिए खुली रहे। वहीं लेनिन का मानना था कि केवल वही लोग पार्टी के मेंबर होने चाहिए जो इमीडिएट रेवोल्यूशन के लिए पूरी तरह कमिटेड हों।
दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ चुका था कि आरएसडीएलपी दो भागों में बंट गई। पहली लेनिन के अंडर चलने वाली बोल्शेविक बनी और दूसरी मार्टोव के अंडर चलने वाली मेशेविक। इसके बाद दोनों गुटों में काफी मनमुटाव हुआ और वे एक दूसरे के खिलाफ भला बुरा कहने लगे। अंततः लेनिन ने इस्क्रा से इस्तीफा दे दिया और मई 1904 में वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप्स बैक नामक एक आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने पार्टी के भीतर के विवादों पर प्रकाश डाला। इस बंटवारे और गुटबाजी के बाद लेनिन अंदर से काफी टूट चुके थे। इससे उबरने के लिए उन्होंने कुछ समय के लिए स्विट्जरलैंड में विश्राम लिया। हालांकि जब वे वापस लौटे तो उन्होंने आरएसडीएलपी की सेंट्रल कमेटी पर बोल्शेविक फ्रैक्शन का नियंत्रण बढ़ा लिया। इसी दौरान उन्होंने वीपर वोर्ड नामक एक अखबार भी शुरू किया, जो उनकी विचारधारा को फैलाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना। तब तक उनकी मुलाकात रशियन यूक्रेनी मार्क्सिस्ट लियोन ट्रॉट्स्की से हो चुकी थी, जिन्होंने आगे चलकर लेनिन का काफी साथ दिया। 1904 से ही रूस और जापान के बीच कोरिया और मंचूरिया को लेकर युद्ध शुरू हो चुका था। इस युद्ध में रूस ने अपने सैनिकों के अलावा आम नागरिकों को भी सैनिक के रूप में भेजना शुरू कर दिया। युद्ध अत्यंत भयानक था, जिसमें हजारों रूसी सैनिक मारे गए और हजारों घर बर्बाद हो गए। जनता सरकार को इसके लिए जिम्मेदार मान रही थी। 22 जनवरी 1905 को सेंट पीटर्सबर्ग में फादर जॉर्जी गपोन के नेतृत्व में हजारों लोग सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार ने अपने खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने के लिए वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवा दी। इस हमले में लगभग 200 लोग मारे गए। यह घटना इतिहास में ब्लडी संडे के नाम से दर्ज हो गई। जहां इस घटना से पूरा देश शोक में डूबा हुआ था, वहीं लेनिन का आक्रोश जार सरकार के खिलाफ और अधिक बढ़ चुका था। दबाव में आकर उन्होंने यहां एक बड़ी गलती की। वो जिस मजदूर, किसान और सेना की बदौलत सत्ता पर काबिज हुए थे, उन्होंने उनके खिलाफ जाते हुए वर्ल्ड वॉर 1 में रूस की इन्वॉल्वमेंट को कंटिन्यू रखा। कंस्की की इस गलती को लेनिन ने खूब भुनाया और गवर्नमेंट को निशाना बनाते हुए उसके सामने कई मांगें रखी। उनका कहना था कि स्टेट के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के साधनों पर मजदूरों और किसानों का कंट्रोल हो। रूस में शांति की स्थापना के लिए सरकार खुद को वर्ल्ड वॉर 1 से अलग करे। मजदूरों और छोटे किसानों को भी जमीन पर मालिकाना हक दिया जाए। और इसके अलावा देश में रहने वाले नॉन-रशियन लोगों के साथ भी समान बर्ताव किया जाए। जैसे ही लेनिन ने इन्हें भी देश में समान अधिकार देने की बात की, तो उन लोगों ने भी लेनिन को अपना समर्थन दे दिया। लेनिन अब मौजूदा सरकार के लिए एक बड़ा थ्रेट बन चुके थे। इसलिए सरकार भी उनकी हर एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए थी और उन्हें रोकने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही थी। लेकिन जब लेनिन को रोकने का कोई तरीका नजर नहीं आया, तो गवर्नमेंट ने लेनिन को जर्मन एजेंट घोषित करते हुए उन्हें जल्द से जल्द अरेस्ट करने का ऑर्डर जारी कर दिया। इसके बाद रशियन पुलिस चप्पे चप्पे पर उनकी तलाश करने लगी। ऐसे में उन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ा। इसके बाद लेनिन ने रशियन गवर्नमेंट के खिलाफ एक और किताब द स्टेट एंड रेवोल्यूशन लिखी। केरेंस्की की गवर्नमेंट, जो फरवरी रेवोल्यूशन के बाद सत्ता पर काबिज हुई थी, उसके खिलाफ ऐसा माहौल बन चुका था कि अब यह गवर्नमेंट भी गिरने से बस एक रेवोल्यूशन की दूरी पर थी। इसकी शुरुआत तब हुई जब अक्टूबर 1917 में रशियन मिलिट्री ने सेंट पीटर्सबर्ग में बोल्शेविक पार्टी पर अटैक कर दिया। मिलिट्री इस पार्टी को पूरी तरह से खत्म करना चाहती थी, जिसके जवाब में पार्टी के मेंबर्स भी हथियार उठाकर सेना पर हमला करने लगे। इस समय लोगों की सहानुभूति लेनिन के साथ थी। अब तक लेनिन ने गुप्त रूप से फैक्ट्री के मजदूरों, किसानों, सैनिकों और नाविकों समेत दसियों हजार लोगों को यूनाइट करके रेड गार्ड्स के रूप में एक सेना का निर्माण कर लिया था। रेड गार्ड्स बहुत ही आक्रामक सेना बन चुकी थी, जिसने न केवल रशियन मिलिट्री को तगड़ा जवाब दिया, बल्कि अक्टूबर महीने में ही सरकारी प्रॉपर्टी को भी अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया।
कुछ ही समय के अंदर केरेंस्की की गवर्नमेंट की हर एक प्रॉपर्टी को लेनिन की पार्टी अपने कब्जे में कर चुकी थी और जल्दी ही अलेक्जेंडर फ्योडोरोविच की सरकार भी गिरा दी गई। आगे चलकर सेकंड ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत के लोगों ने रूस में न्यू गवर्नमेंट की स्थापना करने के लिए वोट किया, जिसमें बोल्शेविक पार्टी ने जीत हासिल की। लेनिन को काउंसिल ऑफ पीपल्स कमिश्नर्स का चेयरमैन चुन लिया गया और उनकी लीडरशिप में रूस दुनिया का पहला कम्युनिस्ट स्टेट बना। लेनिन के हाथों में सत्ता आने के बाद उन्होंने कई सारे बदलाव किए। यहां सोशलिस्ट पॉलिसीज लागू की गईं और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी (एनईपी) को अपनाया गया, जिसने मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स को अनुमति दी। जहां पहले मजदूरों से 18 घंटों तक काम करवाया जाता था और बदले में उन्हें भरपेट खाना तक नहीं मिलता था, वहीं लेनिन ने मजदूरों के हित में एक नया कानून लागू किया। इसके मुताबिक किसी भी मजदूर से एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता था। इसके अलावा उन्होंने हर व्यक्ति को सेक्युलर एजुकेशन देने की पहल भी की। इसी बीच 8 मार्च 1918 को बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर ऑल रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। इसके बाद अप्रैल 1918 में नेशनलाइज्ड फॉरेन ट्रेड की शुरुआत की गई और कुछ महीनों बाद जून 1918 में रेलवे स्टेशन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, माइनिंग और अन्य कई कारखानों को पब्लिक के अंडर कर दिया गया। हालांकि इन सभी चीजों को रेगुलेट करने का काम सरकार के हाथ में था। सरकार बनाते ही लेनिन ने जर्मनी की मदद को याद रखते हुए उसके साथ ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क साइन की और वर्ल्ड वॉर I से रूस के बाहर निकलने की घोषणा कर दी। लेनिन के इस फैसले से यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसे देश नाराज हो गए। उन्हें लग रहा था कि लेनिन ने युद्ध के बीच रूस को अलग करके उन्हें धोखा दिया है। इसके अलावा उन्हें रूस में बढ़ता कम्युनिज्म भी खतरनाक लग रहा था। एलाइड पावर्स किसी भी कीमत पर दुनिया के किसी भी देश में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के उदय को रोकना चाहते थे। लेनिन के खिलाफ कई बड़े देशों के एकजुट होते ही रूस में मोनार्किस्ट्स और कैपिटलिस्ट्स ने मिलकर व्हाइट आर्मी बना ली, जो लेनिन की रेड आर्मी को टक्कर देने लगी। इसे ब्रिटेन, अमेरिका और जापान का समर्थन मिला और उन्होंने रूस में अपनी कई सैन्य टुकड़ियां भेज दी। इससे रेड आर्मी और व्हाइट आर्मी के बीच लड़ाई तेज हो गई और इस संघर्ष के चलते रूस में सिविल वॉर की शुरुआत हो गई। लेनिन ने सत्ता हासिल करने के बाद रूस की पहली सीक्रेट पुलिस चेका की स्थापना भी की। सिविल वॉर के दौरान जब देश की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई तो लेनिन विचकंस्की की सरकार भी गिरा दी गई। आगे चलकर सेकंड ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत के लोगों ने रूस में नई सरकार की स्थापना के लिए वोट किया, जिसमें बोल्शेविक पार्टी ने जीत हासिल की और लेनिन को काउंसिल ऑफ पीपल्स कमिश्नर्स का चेयरमैन चुन लिया गया। उनकी लीडरशिप में रूस दुनिया का पहला कम्युनिस्ट स्टेट बना। लेनिन के हाथों में सत्ता आने के बाद उन्होंने कई बड़े बदलाव किए। यहां सोशलिस्ट पॉलिसीज लागू की गईं और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी (एनईपी) को अपनाया गया, जिसने मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स को अनुमति दी। जहां पहले मजदूरों से 18 घंटे तक काम करवाया जाता था और बदले में उन्हें भरपेट खाना तक नहीं मिलता था, वहीं लेनिन ने मजदूरों के हित के लिए एक कानून निकाला। इस कानून के मुताबिक किसी भी मजदूर से एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता था। इसके अलावा उन्होंने सभी के लिए सेक्युलर एजुकेशन की पहल भी की। इसी बीच 8 मार्च 1918 को बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर ऑल रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। इसके बाद अप्रैल 1918 में नेशनलाइज्ड फॉरेन ट्रेड को शुरू किया गया और कुछ महीनों बाद जून 1918 में रेलवे स्टेशन, टेक्सटाइल, माइनिंग जैसी कई इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत कर दिया गया। हालांकि इन सभी चीजों को सही ढंग से चलाने के लिए सरकार ही इन्हें रेगुलेट कर रही थी। सरकार बनाते ही लेनिन ने जर्मनी की मदद को याद रखते हुए उसके साथ ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क साइन कर वर्ल्ड वॉर I से रूस को बाहर निकाल लिया। लेनिन के इस फैसले से यूनाइटेड स्टेट्स,
यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसे देश नाराज हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि लेनिन ने जंग के बीच रूस को अलग कर उन्हें धोखा दिया है। इसके अलावा उन्हें बढ़ता हुआ कम्युनिज्म भी कांटे की तरह चुभ रहा था। एलाइड पावर किसी भी कीमत पर दुनिया के किसी भी देश में कम्युनिस्ट सरकार का उदय नहीं होने देना चाहते थे। लेनिन के खिलाफ कई बड़े देश एकजुट हो गए। रूस में मोनार्किस्ट और कैपिटलिस्ट्स ने मिलकर व्हाइट आर्मी बना ली, जो लेनिन की रेड आर्मी को टक्कर देने लगी। ब्रिटेन, अमेरिका और जापान ने भी व्हाइट आर्मी को समर्थन दिया और अपनी कई सैन्य टुकड़ियां रूस भेज दी। इससे रेड आर्मी और व्हाइट आर्मी के बीच लड़ाई और तेज हो गई और रूस में सिविल वॉर शुरू हो गया। लेनिन ने सत्ता में आने के बाद रूस की पहली सीक्रेट पुलिस चेका की स्थापना की थी। जब सिविल वॉर के दौरान देश की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, तो लेनिन ने चेका का इस्तेमाल अपने विरोधियों और अपनी ही पार्टी के अंदर चुनौती देने वालों को खत्म करने के लिए किया। लेकिन फिर भी लेनिन के दुश्मनों की संख्या कम नहीं हो रही थी। अगस्त 1918 में जब लेनिन मॉस्को की एक फैक्ट्री से बाहर निकल रहे थे, तब उनकी विरोधी सोशलिस्ट पार्टी की एक महिला सदस्य फनिया कपलान ने उन पर गोली चला दी, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। हमला करने वाली फनिया कपलान को लेनिन की सीक्रेट पुलिस चेका ने पकड़कर मार डाला। इन विरोधी गतिविधियों के बीच सुप्रीम काउंसिल ऑफ द नेशनल इकोनॉमी का गठन किया गया, जिसका काम सभी सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करना था। उन्होंने देश के तीनों क्लास, अरिस्टोक्रेट्स, बुर्जुआजी और वर्किंग क्लास को एकजुट करने के लिए भी कई इनिशिएटिव लिए। लेनिन के सुधारों के बावजूद रूस में जारी सिविल वॉर खत्म नहीं हो रहा था। इसे रोकने के लिए उन्होंने अपने भरोसेमंद साथी लियोन ट्रॉट्स्की को रेड आर्मी का कमांडर बना दिया। 1921 तक रेड आर्मी में सैनिकों की संख्या करीब 5 मिलियन हो गई, जो व्हाइट आर्मी से 20 गुना ज्यादा थी। इसका परिणाम यह हुआ कि व्हाइट आर्मी के पांव उखड़ने लगे और 1922 के अंत तक रेड आर्मी ने देश के पूर्वी बंदरगाह पर कब्जा कर व्हाइट आर्मी को रूस के बाहर साइबेरिया में धकेल दिया। इस प्रकार रूसी सिविल वॉर का अंत हो गया। इसके बाद रूस वन पार्टी स्टेट बन गया, जो कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में था। लेनिन के कम्युनिज्म का प्रभाव आसपास के देशों में भी बढ़ने लगा और उससे प्रभावित होकर यूक्रेन और बेलारूस रूस के साथ मिल गए। दिसंबर 1922 में यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, का गठन हुआ। आगे चलकर यह यूनियन और भी बड़ा हुआ और इसमें कुल 15 देश शामिल हुए। यह क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया। हालांकि इस दौरान लेनिन की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। 10 मार्च 1923 को उन्हें मेजर स्ट्रोक आया, जिससे वे बोलने में असमर्थ हो गए और उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली। इसके बाद के कुछ महीने उनके लिए काफी संघर्षपूर्ण रहे। अंततः 21 जनवरी 1924 को गोर्की, लेनिनस्की नामक गांव में उन्होंने अंतिम सांस ली। लेनिन के प्रति लोगों के अपार प्रेम को देखते हुए पार्टी के सदस्यों ने लेनिन के शव को ममीकृत, प्रिजर्व्ड करने का फैसला किया। इस निर्णय के बाद लेनिन आधुनिक विश्व के पहले मम्मी बन गए। आज तक लेनिन के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया और वह अभी भी वहीं है जहां 1924 में थे। मात्र 53 साल की उम्र में लेनिन ने वो कर दिखाया जिससे न केवल एक देश पूरी तरह बदल गया, बल्कि जिसकी छाप पूरी दुनिया पर हमेशा के लिए रह गई। व्लादिमीर लेनिन इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। लेनिन के बाद सत्ता के लिए 2 दावेदार थे, लियोन ट्रॉट्स्की और जोसेफ स्टालिन। स्टालिन, जिन्हें उनकी हिंसक प्रवृत्तियों के लिए पूरा देश जानता था, उन्होंने कूटनीति के सहारे ट्रॉट्स्की को देश से बाहर निकालकर सत्ता हथिया ली। इसके बाद स्टालिन इतिहास के सबसे भयानक तानाशाहों में से एक बने और उनकी वजह से लाखों लोगों की जान गई। अगर आप स्टालिन की पूरी कहानी जानना चाहते हैं, तो आप हमारे स्टालिन पर बने वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।